जी हाँ, इंडिया से। सपने देखते हो कि नहीं देखते हो? यहीं रहने का है, निकलना है, विवेक भैया जैसा करना है, ऐसे और बच्चों की मदद करनी है, हो जाए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। कि दुनिया तभी बदल सकती है या तो गांधी जैसा जन समर्थन हो या अंबानी जैसा पैसा हो। उसने कहा था मैं शेर हूं, तुम चूहे हो। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मैं तुमसे तेज चिल्लाऊंगा। नमस्ते बच्चों। भैया यहाँ पर 13 साल की उम्र में लड़कियां भाग जाती है, 14-15 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन जाती है और फिर ये अभियान फिर चलना शुरू हुआ। प्रयागराज के कीटगंज जगह पे, जहाँ पे एक स्लम एरिया है, और विवेक जी यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चों को, इस समय लगभग 650 गरीब बच्चों को यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इनकी जो संस्था है उसका नाम है एक पहल शिक्षा समिति। सन 2014 से ये काम कर रहे हैं। ये आए थे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने, पर ईश्वर ने इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था और न जाने कितने बच्चों का इन्हें भला करना था। लगभग सन 2020-21 में मेरी इनसे मुलाकात हुई और इनके इस नेक काम में हमने कहा कि हम भी जो सहयोग कर सके हम भी करें। ये आज कुछ बोलते हैं, शाम तक इनको आपके द्वारा इतने पैसे हैं उन लोगों के पास, शाम तक इनका सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। आज हम विवेक जी से इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, स्लम के बारे में जानेंगे, स्लम के हालातों के बारे में जानेंगे। मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं IIT ना निकलने से, नीट ना निकलने से दुखी हो जाते हैं, वो ये वीडियो आज ज़रूर देखें। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको क्या दूं, मतलब बधाई दें सर, आपको क्या दें? मतलब आप यहाँ पे आए हैं इन बच्चों के बीच में। ये बच्चे पूछते हैं कि आपने कभी अलग सर को देखा है, तो आप आए हैं तो इनको बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह तक किसी को विश्वास नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हैं इन बच्चों के बीच में, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मैं आपका यहाँ पे कि आप इन बच्चों के लिए यहाँ आए। नहीं देखा है भाई, हम लोग तो मिले भी हैं, मिलते भी हैं। प्रयागराज कैसे आना हुआ? प्रयागराज प्रोफेसर बनने आए थे और कोई पढ़ाने लिखाने वाला था नहीं, तो सोचा था कि चलूँगा। और माता जी जो थी, जब उनका डेथ हुआ था तो उनकी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। SDG हॉस्टल में रहता था मैं, और जब मैं वहाँ से निकलता था मॉर्निंग वॉक पे कंपनी गार्डन के भीतर, तो वहाँ बच्चे पैसा मांगते हुए दिखते थे। जब लौट के आता था, ब्रश वोश करता था, तो वो बच्चियाँ हॉस्टल में कुछ कूड़ा बीनते हुए आ जाती थी। और जब फिर चाय वाय पीने जाता था कहीं दुकान पर, तो वहाँ बच्चा मेस कर रहा है, वो चाय लेके चला आ रहा है। जब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था तो कोई बच्चा, तब तो बहुत पहले की बात है, तो पैर वाला रिक्शा वाला चलता था, लोग चलाते थे, तो उस पर पोस्टर चिपकाते थे तब तरह तरह कोचिंग के एडवर्टीजमेंट के लिए। और बहुत सारे बच्चे डलिया में सर्प लेकर पैसा मांगते थे। इनकी कंडीशन देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं है, मगर मैं न पढ़ूं तो कोई ऐसा है नहीं जो मुझे कहे कि पढ़ो। तो मुझे किसी के लिए जीना नहीं था, तो इन्हीं के लिए जीना था। तो हमने सोचा कि चलो एक दीपक बुझना ही है, तो बुझा जला के ही सबको बुझे। 2014 से आपने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया? हाँ, 2014। कहाँ पे पढ़ाते थे तब? शुरू में जब MSc फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास शुरू किया था, तो अपने दोस्तों के साथ कंपनी गार्डन में, चंद्रशेखर आजाद पार्क में, उसी खुले में जाके पढ़ाते थे। तो पढ़ाई से समय कैसे निकालते थे पढ़ाने के लिए तब? 2014 में जब शुरू किया, बच्चों को पढ़ाने लगा, वहाँ से छूटता था, पर संडे चलती थी। 6 दिन पढ़ते थे, एक दिन सब बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी गार्डन में इकट्ठा होते थे। ये तो पढ़ना भी नहीं चाहते होंगे बच्चे? पढ़ना भी नहीं चाहते थे, और दूसरा ये है ना, समाज में बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ाने, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो बच्चे भी, कुछ बच्चे क्या है, बच्चे को कुछ खाने पीने हो जाए तो भाग के चले जाए बस, लेकिन पढ़ने के लिए बुलाओ तो फिर भाग जाते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते फर्स्ट सेमेस्टर मेरा, मतलब मैं बच्चों को देखता गया और फीलिंग्स जो थी वो और उनके प्रति बढ़ती गई। और फिर मैं इनके बारे में सोचने लगा, कुछ लिखने लगा इनके बारे में, और पढ़ाने के लिए डेज बढ़ाने लगा। तो जो मेरी
मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मेरी पढ़ाई में समय मेरा जो था, किताबें खोल के बैठता था हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मन नहीं लगता था और उलझन होती थी और उठ के फिर मैं झुग्गी झोपड़ी में चला जाता था, किनारे कहीं बैठ जाता था। सो रोड किनारे, तब तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी थी, तो वहीं जाके बैठ जाता था और उन बच्चों को देखता था, एक अजीब सा सुकून मिलता था और उस सुकून ने हमारी पढ़ाई के नंबर्स को, मार्क्स को, सबको कम कर दिया। और अंत में एक दिन आया कि मुझे तय करना था, या तो एमएससी चुन लो या तो इन बच्चों को चुन लो, लेकिन पढ़ाई छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। फिर क्या हुआ? एक ड्रम पापा ने मना कर दिया पढ़ाने को, 1 ड्रम गेहूँ 1 ड्रम चावल रखा था, उसको बेच दिया, 2000 रुपये इकट्ठा हुए, उसको लेकर बैग लेकर मैं इलाहाबाद भाग आया। दे रहे थे 15 वर्ष तक मैं इलाहाबाद से सुबह जौनपुर पैसेंजर से जाता था और गांव के बच्चों को पढ़ाता था। मैं किसी 2 बच्चों को पढ़ा लिया, 50 रुपये महीना फीस मिलती थी, 2 बच्चों को पढ़ा लिया, 100 रुपया मिलता था। अब उसके घर अगर भैंस लग रही है, जो मैं इलाहाबाद आ गया था तो गाय अपनी बुआ के यहाँ दे दिया, तो भैंस लग रही है उसके यहाँ अगर, तो वो 1 पाव दूध भिजवा देती थी। उसी शिक्षक शौक से नहीं बने थे, मजबूरी में बने थे। कोई रास्ता नहीं था हमारा कोई, हमें तो मालूम ही नहीं था कि क्या जीवन होता है, क्या फ्यूचर होता है। शौक में कुछ नहीं मालूम, शौक क्या होता है मैं जानता ही नहीं। मुझे कक्षा 10 तक 4-5 महीने में 1 रुपया कभी मिलता था। सबने कहा कि आपसे एमएससी नहीं निकलेगी, एंट्रेंस नहीं निकलेगा, लेकिन मैथ ही पढ़ाता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैथ, स्टैट्स और मैथ्स में दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया। फर्स्ट काउंसलिंग मुझे बुलाया गया था। घर था नहीं, 15 साल से पापा आ चुके थे वहाँ से, मुंबई से, ज़मीन पे सोते थे। घर वाले में रिश्ते जब देखने आते थे तो पहले तो मुझे देखकर ही हड्डा सा लड़का, दूसरा क्या करते हो, हमने कहा एनजीओ चलाता हूँ। सवाल पूछते एनजीओ से कितना कमा लेते हो, एनजीओ से कितना कमा लेते हो? हाँ। मैंने कहा कि चाय पी के जाइएगा आप लोग, कह रहे ये काम छोड़ दो, हम आप कह रहे मुस्कुराना छोड़ दें, वहीं तो खुशी मिलती है मुझे, जीना छोड़ दें। सफलता की परिभाषा कुछ और है समाज की। सफल व्यक्तियों की अभी लोग कहते हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब लोग, और लड़का अच्छा था, हवा लग गई इसको, काय बात की? भूत प्रेत की हवा लग गई। ये तो मुझे इंसान दिख रहे हैं सारे, थोड़े थोड़े भूत जैसे लग रहे हैं 1-2। आज नहाए नहीं है, नहा लेंगे तो वापस इंसान लगेंगे। फिर एमएससी में वहाँ आते हैं जब आपने आज़ाद पार्क में पढ़ाना शुरू किया। हाँ, तो मैंने तय किया कि हम छोड़ेंगे पढ़ाई और हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना। फिर शुरू हुआ एक पहल शिक्षा समिति, और पहला सेंटर कहाँ बना? पहला सेंटर जब वहाँ से फिर स्मार्ट सिटी बनी, उन सब बच्चों को भगा दिया गया, हटा दिया गया, टिकट लगने लगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। अब कहाँ पढ़ाएं, गरीब बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रहे, अंदर जाने ही नहीं दे, अब टिकट लीजिए। सिटी स्मार्ट बन जाएगी। मैं डीएम को फ़ोन किया, उसमें बहुत विद्रोही था, मुझे लग रहा था कि तुम सब जिम्मेदार हो इसके। है ही है। हाँ, तो मैं फ़ोन किया, मैं कहा मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आइए, नाम न लूँ तो ठीक है डीएम का। तो गए और मैंने कहा कि आपकी 100 मीटर दूर पर कन्या प्राथमिक विद्यालय बख्तियारी है, कक्षा 8 के बच्चों की हिंदी पढ़ने नहीं आता, आप मुझे बताइए कि कौन जिम्मेदार है इसका। आप हैं कि आपका बीएसए है कि डीआईओएस है, कौन जिम्मेदार है इसका। और उसने कहा कि बाद मिलते हैं। अगली बार फिर नहीं मिल रहा था और जैसे गाड़ी निकला, हम हाथ जोड़ के खड़े हुए गाड़ी के सामने, हम क्या आप जाएंगे नहीं यहाँ से। तो बाहर निकले कि ये क्या तरीका है। हमने कहा आप सही तरीके से मिलते नहीं। तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। आए और उन्होंने कहा कि जिस झुग्गी झोपड़ी में काम कर रहे हो, उसी झुग्गी झोपड़ी के लोगों से एक ड्रग्स का एक पुड़िया रखवा देंगे ना, और रेड मरवा देंगे ना, जीवन सड़ जाएगा तुम्हारा जेल में। और किसी लड़की के साथ शराब पीते हुए पाए जाओगे, कहते रह जाओगे हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है। उस दिन सारा गुस्सा मेरा ठंडा हो गया था। उसने कहा था मैं शेर हूं, तुम चूहे हो। और उस दिन 2 बात समझ में आई थी कि दुनिया तभी बदल सकती है या तो गांधी जैसा जन समर्थन हो या अंबानी जैसा पैसा हो, तीसरा कोई अस्तित्व तो नहीं रखता। या सुभाष चंद्र बोस जैसी सेना हो। सुभाष चंद्र बोस जैसी सेना हो। मैं इस झुग्गी झोपड़ी में मैं आया, यहाँ पर एक छोटा सा बाजा लेकर बोलते हुए, हाँ। चिल्लाते हुए, वही शुरुआत हुई थी हमारी। मैं झुग्गी झोपड़ी में घूम रहा था। क्या क्या पढ़ो कि कोई पढ़ना चाहता है, कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई कक्षा 10 तक पढ़ा हुआ हो, बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, 500 रुपया महीना देंगे उसको। तो ऐसे घूम रहा था। तो ये प्रीति, ये रोशनी, ये भारती, ये कक्षा 8 में थे उस समय। ये 3 बच्चियाँ पढ़ी, 4 बच्चियाँ थी।
इनके माता पिता ने बोल दिया पढ़ा ये दो? पढ़ाना चाहते थे कि माता पिता को, पढ़ा रहे थे, पढ़ने में ठीक थे। तो हमने कहा कि अपनी छत पे कहीं पे छोटा सा बोर्ड ले दिया, पढ़ाओ। तो समझ में आया कि यहाँ पे लोग तो कूड़ा बीनते हैं, यहाँ पे लोग अपना बाल रगमा के बड़े बड़े बाल रख कर और इस तरह से, और पैंट फटा पहन कर, और इंस्टाग्राम वीडियो पर एक तरह की एक्टिविटी कि तुम न मिली तो तुम मेरी ये हो, पता नहीं क्या क्या उठपटांग पगलाए पड़े हुए सभी एक साइड से। लेकिन 4 महीने बीतते इनको समझ में आ गया, इन बच्चों को, कि मुझसे पैसा नहीं लेना है। और ये आकर खुद इन्होंने कहा हमसे पैसा नहीं ले सकते पढ़ाने का। तीनों बच्चे आए, वो पैसा लेने से मना किया। हमने कहा कि तब वो 10 में थी बच्चियाँ, मैं इनको पढ़ाता था। तो हमने इनसे कहा बेटा मैथ्स जो भी अब ये वास्तविक शिक्षा ये है जो तुमने भी बोला है। और फिर ये अभियान फिर चलना शुरू हुआ और इनको मैं पढ़ाता गया। सबकी अपनी तैयारी थी, किसी को शादी विवाह करना था, किसी को नौकरी करनी थी, किसी को तैयारी करनी, सब छोड़ चले गए साथ, सब चले गए। तो मैं समझ में आ गया कि ये काम मैं किसी भरोसे नहीं कर सकता। तो मैंने इन बच्चों को फिर ट्रेन किया पाल टीचर्स के लिए कि ये अपने आप को पढ़ाएं, क्योंकि भैया यहाँ पर 13 साल की उम्र में लड़कियां भाग जाती हैं, 14-15 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन जाती है, और 22 साल की उम्र जाते थे पति इनको छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है। इस तरह की कंडीशंस थी। तो ये कहीं नहाने जाते थे। और इस वक्त तक कोई भी संस्था, सरकार की तरफ से कहीं से आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट नहीं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं। और कोई मैं काम करूं, मैं किससे कहूं? मैं डीएम साहब से सुन चुका था, मेरा विश्वास उठ चुका था। देखिए, वैसे तो बच्चे शिक्षक की इज्जत करते हैं, प्रेम भी करते हैं, पर शिक्षक जो जगह है ना, बच्चे वहाँ से थोड़ा डरते भी हैं। तो क्या ऐसा है आपसे इन लोग डरते भी हैं, या कई बार आपसे नफरत हो जाती है, कितना पढ़ाता है, परेशान कर रखा है, खेलने नहीं दे रहा है? तो ये जितने लोग हैं ये हमसे बहुत डरते हैं, लेकिन शायद तब जब गलती करते ये बात इनको मालूम बस। और जब गलती करते नहीं तो फिर हमसे लड़ भी लेते हैं, लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं। ऐसा है आप गलत बोल रहे हैं, आप तो लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। वो अब बुलाया जाता है तो ऐसे कहते हैं कोई गलती थोड़ी की हूँ, डांटेंगे मारेंगे हमको, बताती मैं उनको, ऐसे कुल कहते हुए ऐसे आते हैं। तो डरते हैं, वो डर भी इनके अंदर है। इनका मित्र भी हूँ और एक तरफ दोस्त भी हूँ, क्योंकि कौन लड़का कौन इनको भगा ले जाए, कौन किससे बतला ले। झुग्गी झुपड़ी की लड़कियाँ लोगों के लिए ईजी टारगेट हैं। तो मैं इनके लिए इनका एक मित्र भी हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बच्चे पढ़ लिख कर निखर गई हैं ना। तो ये जो मैंने आपसे बताया था, आपसे मैंने डिस्कस किया था कि अब जो शंकरगढ़ से कोई लड़का आता है या कहीं से आता है कोई लड़का, तो शादी करने के लिए आया तो 3-4 लड़कियों का नंबर ले जाता है अपने घर में से, फिर बात करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि मैं तुमको रानी बना के रखूँगा। और रानी, ये लोग उनके जाल में फंस जाती हैं और उसके बाद फिर बातचीत करना शुरू कर देती हैं, फिर घूमना शुरू कर देती हैं, और फिर उसके बाद घर वाले शादी नहीं करेंगे तो ये भाग जाती है। बेटा याद रखना, रानी बना के रखने के जो वादे कर रहा है, नौकरानी बना के रखते हैं। नहीं, रानी बनाता है, मैं बताता हूँ कैसे बनाता है, मैं बताता हूँ। बनाते हैं? हाँ, बनाता है। तो वो जो राजा है वो खुले में सोच जाता है और खुले में सोच जाता है। और रानी कैसे बनाता है, जब ये 4 साल में 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अब ये कबाड़ बीनने जाती हैं और बहुत इतना बड़ा बड़ा बोरिया कबाड़ बीन लेती हैं और चलाने वाले रिक्शा पर ऊपर रखती हैं बढ़िया सा, और उसके ऊपर बैठती हैं रानी की तरह एकदम रामबाग चौराहे से गुटखा पान में थूकते हुए झमझम रानी बन के आती हैं। तो मैंने इनको बताया है कि तुमको कुछ गलत नहीं बोला था वो। और तब तक पैसे कहाँ से आ रहे थे? पैसे फिर मैं जो पढ़ाता था वहाँ पे जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में, तो पैसे खर्च हो रहे थे। उसके बाद फिर पीयूष खरे सर ने, मैं बहुत स्ट्रगल से दौड़ रहा था, बहुत स्ट्रगल से। सब सेंटर्स इधर बने हुए थे, 150 बच्चे थे उस समय। फिर सर ने उन्होंने कहा कि मैं नंबर भेज रहा हूँ, आपका नंबर, और उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो खुद उस कंडीशन से निकले हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें हेल्प करेंगे। और फिर आपकी हमारी मुलाकात हुई 2020 के अंत में या 21 की शुरुआत थी, ऐसी कुछ था।
तो फिर आपने पहले शायद माताश्री मिली थी आपसे, या हम माताश्री बहन साथ में मिले थे उस दिन नहीं, पहले जाके? आंटी जी आई थी। पहले मम्मी मिलने आई थी। और आपने पहली बार आपने पहला जो पैसा दिया था वो इन बच्चों के लिए तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स दिलवाई थी, ऊपर लगी हुई है सब। हाँ बताया था। सब इनको एनसीईआरटी बुक दिलवाया था। और उसके बाद तब हमारे ना पीयूष मौसा जी जो हैं, जो पीयूष खरे जी हैं, मौसा जी बोले, वो हमारे लिए बहुत बड़े आदमी हैं। तो हम जिंदगी में बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो हमने ये बोला था कि अब बताओ हम क्या करें, आप बताओ हम अब हमारा कर्तव्य हम क्या कर दें। तो उन्होंने बताया ये लड़का है और बहुत ईमानदार लड़का है। कह रहे थे ऐसे क्या होता है कि एनजीओ में कई बार क्या होता है, पैसे की धांधली हो जाती है। कहे बहुत ईमानदार लड़का है, एकदम वही काम कर रहा है। तो हमने कहा चलो फिर सही है, पीयूष मौसा जी बता रहे हैं। तो फिर आपसे मुलाकात हुई। फिर आपने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाता था, कोचिंग, वहाँ से पैसे खर्च करने स्कूल से निकाल दिया गया। कोविड में निकाल दिया गया, पैसा नहीं दिया 4 महीने का। मैंने वहीं पर जाकर कोचिंग खोल दिया। मुझे 15-20 हज़ार, 15,000, 16-17 हज़ार मिलने लगे। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था दिन रात। फिर आपसे बातचीत हुई कि और आपने कहा कि सारा खर्च हम उठाएंगे, और आपने कहा कि कोचिंग बंद कर दीजिए, और सब सामान हमने लाकर सेंटर दे दिया। फिर अब ये बच्चे जो जितनी सुविधाएं आई हैं, नहीं ये आज कुछ बोलते हैं, शाम तक इनको आपके द्वारा इतने पैसे हैं उन लोगों के पास कि शाम तक इनका सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। सारी आवश्यकताएं जो भी है, कहाँ विवेक भाई, जो भी है शिक्षा संबंधित, इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। वो सब आपके पैसे, आपके द्वारा इन बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं। इन्होंने तो अपने पत्र में लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि ये एक लड़की विद्या है, इसको देखने के लिए लड़के आए और शादी के लिए। शादी के लिए कितने वर्ष की, 18 की हो गई है? नहीं, 16 कितने साल की हो, रो देगी। तो कोई और बताओ। नहीं विद्या, रोते नहीं बेटा। विद्या, मजबूत बनना है ना, यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं? हाँ, हम सब लोग ऐसे ही जमीन से उठ के ऊपर आए ना, आप भी आओगे ना, लड़ोगे ना। रोना हमेशा दरवाजा बंद करके अकेले कमरे में, ऐसे कभी सबके सामने कभी नहीं रोकना। अपनी कभी भी ऐसे लोगों को ना अपनी ऐसे कमजोरी मत दिखाना कभी भी। तू भी रो रही निकल के आगे जाएंगे। और देखो यहाँ से निकलना है तो तुम सबके पास एक ही हथियार है भाई, और वो है शिक्षा का हथियार। शिक्षा तुमको जहां तक चाहिए वहां तक हम लोग रहेंगे साथ, जहां तक पढ़ना है वहां तक हम भी साथ रहेंगे, विवेक भाई भी रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। पर आप अपनी तरफ से कितना योगदान दे रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा। एक लड़का था, उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, उसके पिताजी किराए पे नाव देते थे। तो वो लड़का क्या करता था कि सुबह 4 बजे उठता था, अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता था, फिर अपना स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, फिर शाम को बस स्टेशन पे जाके अखबार बेचता था। पता है कौन था व्यक्ति? एक ही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का, मिसाइल नहीं। मिसाइल में बैठ के थोड़ी निकलोगे यहाँ से। मैंने कहा एक ही तरीका, कह रहा मिसाइल। मिसाइल मैन, जिसके नाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया, अखबार बेचने वाला वो बच्चा श्री एपीजे अब्दुल कलाम कहलाया। सपने देखते हो कि नहीं देखते हो कि यहीं रहने का है, निकलना है, तो विवेक भैया जैसा करना है, ऐसे और बच्चों की मदद करनी है, हो जाएगा। ज़िंदगी में देखो विवेक भाई भी कितने अत्याचार किए कि नहीं किए। जो अत्याचार हो सकता था ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इनके ऊपर वो सारे अत्याचार कर डाले। इन्होंने क्या किया, खुद को मौके दिए। फांसी लगाने जा रहे थे, नहीं लगाए, क्या किया, खुद को एक और मौका दिया। इसी तरह से आप भी अपने आप को ढेर सारे मौके देते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो, समय यहाँ से बदल जाएगा। चाबी आपके हाथ में। चाबी क्या है? चाबी क्या है? आपकी पढ़ाई। क्या? कलम। कह रही हमारी। ये आप क्या बता रहे हैं? खाता। ये बक्सा उठाइए, क्या है ये? बताओ भाई। अभी आपने बताया ना खाता से निकाला उसने। ये ले जाएं हम? हाँ, रजिस्टर हमारे पास है, और ये क्या है? इसमें का पैसा पीडब्ल्यू वाले पैसे से दे दिया जाएगा। ये आप ले जाइए इसको। ये है क्या? ये बच्चों का बचत खाता है। बचत खाता। खाता, गुल्लक। हाँ, गुल्लक। और ये इसमें और
बाल टीचर्स का है। इसमें इसी चीज़ ये ऑनेस्टी का लेवल इनके अंदर ये है कि एक रजिस्टर रखा हुआ है, आप आइए अपना पैसा डालिए, आप उसमें लिखिए कितना पैसा डाला आपने भरा है, आप जाइए। आपको ज़्यादा लिखना हो तब ज़्यादा लिख दीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। एक मिसाल हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, हम सभी के लिए आप एक बहुत ही आदर्श शिक्षक, एक आदर्श व्यक्ति और समाज सुधारक हैं। हम सबको आप पे बहुत गर्व है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पीयूष मौसा जी ने मुझे आपसे परिचय कराया और इस जर्नी में हम कहीं आ पाए, पर अभी भी लगता है कि और बहुत कुछ करना है। और आप जो ये बाल शिक्षक तैयार कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको और आगे हम लोग लेके जाएं। और विवेक भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। देखो, पैसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत से लोग बहुत जगह पैसा देते हैं। होता क्या है, अधिकतर ऐसी जगहों पे क्या होता है, लोग पैसा खा जाते हैं, बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। जो उसका असली हकदार होता है वहां तक कुछ पहुंचता ही नहीं है। सारा चीज़ बस कॉपी किताब पे चलता रहता है कि हाँ भाई ये इतना पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई में गया, इतने पैसे का बैग आया, इतने पैसे का आया। होता क्या, उस पैसे से पार्टी होती है। विवेक भैया इतने ईमानदार आदमी है कि ज़मीन पे पूरा काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसा आया तो पढ़ा दिया, नहीं, उसके बाद भी है तुम शादी क्यों करने जा रहे हो, तुम यहाँ पे कंचा क्यों खेल रहे हो। काफ़ी व्यक्तिगत रूप में इन्होंने ले रखा है आप लोगों को। सिर्फ इनकी इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा दें, आपकी उसके बाल के पीछे भी पड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम के पीछे पड़े रहते हैं। तो असल में आपके जीवन में अच्छा चाहते हैं। और इस तरह की केयर अभी आप बड़े होगे तो समझ में आएगा, और बड़े होगे जब आप 25, 26, 30 साल के होगे। अगर आज आप इनकी बात नहीं सुनते हो और भटक जाते हो, जब 30 साल के होगे आपको बहुत पछतावा होगा कि आपके माता पिता के सिवाय कोई एक व्यक्ति था जिसका आपसे कोई लाभ नहीं था। इनका आपसे कोई लाभ होता है क्या? सिर्फ प्रेम है, निस्वार्थ आप लोग के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ये। अब आपकी तरफ से आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप भी इनके भरोसों को ना तोड़ें, है ना। तो आप अब से 100 रुपये वाला काम मत करिएगा, और आप अगली बार अपना शिक्षक देख के पसंद करिएगा। ठीक है, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, पर बहुत मज़ा आया हम लोग को। कुछ बच्चों ने बनाया है आपके लिए, कुछ बच्चों ने बनाया है आपके लिए खाने को कहाँ, कहीं चलना होगा? कहाँ नहीं, यही लाएंगे ये। लाओ, कौन ला रहा है, क्या बनाया है? अभी इतना सारा कार्ड तो दिया ही था इन्होंने। एक बच्ची है, हाँ, इतना बढ़िया चाय बनाती है, पूरे इलाहाबाद में उससे चाय नहीं पीता मैं कभी। है? हाँ, बहुत बढ़िया बनाती है। मैं थक हार के आता हूँ, चाय बनवाता हूँ। तुम क्यों शर्मा रहे हो? तब से मैं देख रहा हूँ। क्या राजू गया लाने के हाँ? लिए? अच्छा, क्या नाम है बताओ? हाँ कोई कविता सुनाएगा? हाँ, कविता कौन सुनाएगा? अच्छा चलो एक गीत सुनाओ तुम लोग, भैया को सुनाए। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद सर। बहुत प्यारा गाते हो आप लोग तो। आपने रिकॉर्ड किया कभी कोई अपना गीत, है ना? आप दोनों एक गीत अपना, ये तो रिकॉर्ड हुआ होगा। बहुत बहुत प्यारा आप लोग गाते हो आप दोनों। ये तो बहुत, इनकी आवाज़ भी कितनी प्यारी है।
बहुत बहुत प्यारा गाया था। मैं एकदम खो गया था गाने में। बहुत प्यारा गाया है। ये हम लोग रिकॉर्ड किए, हम लोग सुनेंगे ऑफिस में, आपसे गवाएंगे और गाने। हमें गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों जन मिलके, और इतना दोनों इतना तालमेल इतना बढ़िया दोनों का था। आपको ये चिंता नहीं सताती? ऐसे बच्चे बहुत जगह होंगे, हर जगह होंगे। हमको सताती है कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे अभी तक, और दूसरी चीज़ हमको सताती है कि इतने पैसे लगेंगे, वो इतने पैसे कहाँ से आए, बहुत पैसे लगेंगे। अगले वर्ष मार्च में ऑक्सफोर्ड जाने का है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा ऑक्सफोर्ड में शो करूँगा, ताकि वहाँ से और हम लोग को, मतलब सीधा फिजिक्स वाला से नहीं, सीधा एक सीधा फंड आ जाए वहाँ से। 76 वर्ष हो गए, आपने सुन लिया और कौन सुन रहा था? वीडियो जाएगा, सब सुनेंगे। यही तो ताकत है। अभी वीडियो जाएगा, सब सुनेंगे।